आयोग ने जो सिलेबस दिया है 20-22 लाइनों में दिया हुआ है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह से 20-22 पॉइंट लिखे हुए हैं। हमको भी पॉइंट में ही पढ़ना है, उसी क्रम में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पोस्टमार्टम मेथड से, यानी उसको एक एक टुकड़ा तोड़ेंगे, पहले एक एक चीज का परीक्षण करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ का करना है, सिलेबस को समझना है, एनालिसिस करना। रट्टा तो कहीं से भी मान लेते ना, रट्टा मानना है तो कहीं से भी जाकर मान लीजिए, लेकिन हमको समझना है, इसलिए समय लगेगा और सब्र लगेगा। ये दोनों चीजें अगर हो तो ही इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, पहला पॉइंट दिया है यूपी का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। तो पहले पॉइंट में दिया यूपी का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ यूपी। अब इसमें कहीं कहा गया है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक, नहीं ना, तो इसका मतलब हमको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना है। तो अब तुरंत दिमाग में बात आएगी कि इसका मतलब है कि एक अलग से इतिहास की किताब, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जब इतिहास पढ़ना तो यूपी के क्षेत्र में जो अलग अलग काल में घटनाएं हुई हो उन पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और महाजनपद काल पढ़ रहे हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद बसा हुआ था उस समय। या फिर मध्यकाल पढ़ रहे हैं तो देखिए अकबर का जो फतेहपुर सीकरी बसाया था अकबर के समय में, तो ये किस क्षेत्र में है आज के। इस तरह से पढ़ना है, यानी आपको पढ़ना तो इतिहास है भारत का, लेकिन यूपी के क्षेत्रों को ज्यादा महत्व देना है, तभी ये कवर होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, कुछ भी पूछ देगा कि बताइए प्राचीन काल में महाजनपद काल के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जनपद थे और उन जनपदों की विशेषताएं क्या थी। अब बनाओ मैप यहाँ और लिखो उन जनपदों की विशेषताएं। इसी तरह से पूछ देगा कि मध्यकालीन समाज में या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अकबर ने फतेहपुर सीकरी को उत्तर प्रदेश के आगरा के क्षेत्र में या आगरा से कुछ दूरी पर क्यों बसाया था, क्या कारण थे, तो लिखिए इसके बारे में। अब ये यही सब तो क्वेश्चन पूछेगा ना। उसके बाद सभ्यता, सभ्यता का मतलब होता है जो कुछ भी भौतिक आसपास देखते हो ना, वो सब क्या है, सभ्यता। कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता भारत की या वो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नियोजित या पहली नगरी सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब है ऊंचे ऊंचे भवनों से जहां पर हो, या फिर जो कलाकृतियां बनाते हो ना दीवारों में, पेंटिंग वगैरह, वो सब क्या है, सभ्यता। तो सभ्यता के बारे में जानेंगे। जैसे कहते हो ना, घर में देखा होगा, अगर खाना पीना खाने के बाद हाथ हाथ वहीं पर धुल लो थाली में, तो कहा जाता है कि बिल्कुल असभ्य है। या फिर साफ सफाई की जगह गंदगी फैलाते रहो तो घर में कहते हैं ना कि बड़ा असभ्य है। तो इस सभ्यताओं के बारे में जानना है हमको कि कौन कौन सी यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ, यानी इस पूरे क्षेत्र में आज का जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कौन कौन सी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई, या फिर अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ के लोगों का विकास कैसे हुआ। तो जानेंगे संस्कृति। अब संस्कृति में क्या आता है, संस्कृति में आता है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, नाच गाना, ये सब, मूर्ति कला, शिल्प कला, हस्तशिल्प जो होता है सब संस्कृति में आता है। संस्कृति के बारे में जाने, देखने में छोटा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताइए, तो आप खोजते रह जाइए कौन सा सांस्कृतिक विशेषताएं बताना है। तो इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसी पर देखिएगा कई सारी किताबें निकल निकल कर आएंगी। अभी सिलेबस निकाला है, अब किताबें निकलेंगी अलग अलग। तो किताबों में नहीं पढ़ना है, बल्कि जो विषय पढ़िएगा इतिहास में जो टाइम पीरियड, उसी समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सांस्कृतिक विशेषताओं पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लीजिएगा तो काम चल जाएगा। इसके बाद है एवं प्राचीन नगर। जैसे कहा जाता है काशी क्या है, सबसे प्राचीन नगर है। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि का ही सबसे प्राचीन नगरों में से एक है काशी, धार्मिक और आस्था की नगरी। इसी तरह प्रयागराज, आगरा, इस तरह के जो नगर है, हालांकि आगरा मध्यकालीन में बसाया गया, लेकिन उसका भी अपना महत्व है। तो इन प्राचीन नगरों के बारे में हमको जानना है। इतना पढ़ लोगे तो एक पहला टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में कहा है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जान ही रहे होंगे, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं या फिर बड़ी बड़ी गुफाएं, इमारतें, वो सब क्या है, वास्तुकला। ये वास्तुकला के बारे में हमको पढ़ना, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। तो कला एवं संस्कृति एक पेपर होता है यूपीएससी में, या फिर कहिए यूपीपीएससी में भी पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ना तो यहीं पर पढ़ लेना वास्तुकला के बारे में, कि जैसे पूछा जाएगा कि अशोक के समय में वास्तुकला की विशेषताएं क्या थी। अशोक के बारे में तो जानते ही होंगे, अशोक ने क्या बनाया था, पिलर वगैरह जो होते हैं
स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ, अभिलेख, ये सब जो थे इनके बारे में तो पढ़ते ही हैं। ये सब क्या है? वास्तुकला। इसके बाद हम बात करेंगे उसकी महत्ता। देखिए कोई भी चीज होती है उसका अपना महत्व होता है। अब देखिए कितना सिस्टम से लगाया गया है। सबसे पहले जाइए और उत्तर प्रदेश में घूमिए और वहाँ की वास्तुकला, जाइए तो घूमिए, अशोक ने जो जो बनवाया है, सारनाथ का स्तंभ देखिए, स्तूप देखिए, या फिर इनसे भी मन न भरे तो जाकर आगरा फतेहपुर सीकरी देखिए, अकबर ने क्या क्या बनवाया है। जब सब कुछ देख लीजिएगा, प्रयागराज में किला देखिए, ये सब क्या है? वास्तुकला। जब वास्तुकला देख लेना तो पूछा जाएगा उसकी महत्ता बताइए, यानी इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हर समय कोई फालतू पैसा उड़ाता रहा हो। देखिए कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब और मकसद होता है। तो जब वास्तुकला के बारे में पढ़िएगा तो ये भी जानिएगा उसकी महत्ता क्या है। जैसे अकबर ने अगर प्रयागराज में जो किला बनाया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा, उसके पीछे सामरिक कारण था। तो यही उसकी महत्ता एवं रख रखाव, मेंटेनेंस। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ। तो यही हमको यहाँ करना है। हालांकि यहाँ वास्तुकला की बात हो रही है। देखिए वास्तुकला में अब मान लीजिए अकबर का किला है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है, भारतीय पुरातत्व विभाग। वो पुरानी चीजों की देख रेख करती है, मरम्मत करती है, जो भी कमी होती है उसको सुधार करती है। अगर ना सुधारा जाए तो क्या होगा? ये इमारतें जो 100 साल 200 साल और चलने वाली हैं वो 10 साल 20 साल में ही गिर जाएंगी। लेकिन अगर उनकी मरम्मत करेंगे तो 500 साल 1000 साल भी चल पाएंगी। फायदा क्या होगा? लोग दूर दूर से घूमने आएंगे, टिकट कटाएंगे, पैसा देंगे, घूमेंगे फिरेंगे। चाय नाश्ता का जो दुकानें लगी रहती है उनकी भौनी बट्टा होगी, जो ऑटो वगैरह चलते हैं उनकी कमाई होगी। ठीक है, और इन लोगों से तो वैसे ही ज्यादा पैसा लेते हैं। तो उनका रख रखाव। अब मान लीजिए अधिकारी बन गए, अधिकारी बन के यही नहीं पता कि वास्तुकला क्या है तो कैसे करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि पहले आप जानना वास्तुकला। रहना तो उत्तर प्रदेश में है, अब उत्तर प्रदेश में जो एसडीएम बनेगा वो रहेगा तो उत्तर प्रदेश में ही, तो अलग अलग जगह इनकी नियुक्ति होती है। अब मान लीजिए कहीं पहुंच गया तो उसने देखा कि बढ़िया यहाँ पर क्या बना है? वास्तुकला पुरानी, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बेहतरीन भवन बने हुए हैं। तो उससे कहा कि बाबू तुम्हें खाली देखना नहीं है बल्कि तुमको उसकी महत्ता, उसका इम्पोर्टेंस भी समझना है। जैसे देखे होंगे कि वर्तमान सरकार अलग अलग जगह जो टूरिस्ट प्लेस है उन पर बहुत ध्यान दे रही है, साफ सफाई वहां की बढ़िया करा रही है, उनका सौंदर्यीकरण करा रही है। जैसे महुआ जाएंगे तो महुआ में भी देखेंगे कि आसपास के जो तालाब वगैरह का क्षेत्र है या पुरानी अलाऊ दल की इमारतें हैं उनकी मरम्मत हो रही है, उनको नए तरीके से बनाया जा रहा है ताकि लोग आए वो देखने के लिए। पुरानी चीजें हैं, अच्छा लगता है सबको देखना। तो उनकी महत्ता, उनका रख रखाव। अब महत्ता भर से काम नहीं चलना है, उनकी महत्ता तो ठीक है, उनका रख रखाव भी करना है। अधिकारी हो तो इनका रख रखाव भी करो, देखो इनमें कहाँ कमी है, इनको और कैसे अच्छा बनाया जाएगा। वैसा नहीं है कि मानकर चलिए पत्थरों को जोड़कर कोई इमारत बनाई गई, अब पता पड़ा कि बगल वाला कोई आदमी वही मोहल्ले का 2 पत्थर निकाल कर ले गया अपने घर में लगाने के लिए, वही चीपा बनाया है, धोबी घाट बना लिया उसने। ऐसा नहीं हो। इसके बाद संग्रहालय। अब देखिए कीमती चीजों को कहीं ना कहीं तो रखना होता है, जहां रखना होता है, पुरानी चीजें जहां रखी जाती हैं, कीमती चीजें, ऐतिहासिक चीजें, उसको बोलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम ज्यादा बोलते हैं लेकिन इसी को हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। संग्रहालय यानी संग्रह करने का स्थान। और संग्रह क्या करना है? पुरानी चीजें, पुरानी और महत्वपूर्ण चीजें, हर पुरानी चीज को संग्रह नहीं करना है। तो यही है संग्रहालय। देख रहे हो क्रम से, पहले वास्तुकला, फिर उसकी महत्ता, फिर उसका रख रखाव, उसके बाद रख रखाव के अंतर्गत ही तो यहाँ संग्रहालय में लाएंगे ना। मान लीजिए जब बाहर देख रेख नहीं कर पा रहे तो लाएंगे किसी एक जगह रखेंगे, तो वो होता है म्यूजियम। म्यूजियम के बाद पढ़ेंगे अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब होता है जैसे म्यूजियम में पुरानी चीजों को रखा जाता है सजाकर, ऐसे ही अभिलेखागार में क्या करते हैं, जो पुराने लेख हैं, लिपियां हैं, पुस्तकें हैं, उनको एक जगह इकट्ठा रखते हैं सजाकर, ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके उस समय के अतीत के इतिहास को जानने में, ठीक है, या किताबें वगैरह लिखने में। एवं पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजी, यानी पुरानी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। और ये सब क्या है? पुरानी चीजों से संबंधित ही है, इतिहास से। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इतना जान लेंगे तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे ही पूछ देगा फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की विशेषताओं को बताइए, या फिर पूछ देगा कि अकबर के समय में निर्मित इमारतों के बारे में बताइए,
उनकी महत्ता को भी बताइए। जैसे आगरा जाएंगे तो आगरा में ताजमहल है, वहीं पर किला बना हुआ है, तो उसके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा। इसी तरह संग्रहालय पूछ देगा कि ये बताइए कि हमको पुरानी चीजों को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय जहाँ जगह जगह बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की रुचि क्यों नहीं है संग्रहालय जाने में। देखे होंगे संग्रहालय की जगह पार्क जाएंगे, मॉल जाएंगे, सब जगह जाएंगे, संग्रहालय में बहुत कम भीड़ रहता है और बहुत ही गंभीर लोग रहते हैं जिनका बहुत इतिहास से लगाव होता है। तो ऐसा क्यों है? ये सब कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा। ये मत सोचिए कि कुछ अलग से सोच कर बनाते हैं, उनको आदेश होता होगा ब्रह्मा जी का कि नहीं बाबू कोई ढंग का क्वेश्चन बनाओ जो कि बड़े स्तर की परीक्षा है। ऐसा कुछ नहीं है। यही पर 250 अंक 250 शब्द दे देंगे ना गोदने को, तो पता ही नहीं पड़ेगा गोदना का है। समझे? इसके बाद तीसरा पॉइंट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का योगदान देखो। और पूछा क्या है? 1857 के पहले और 1857 के बाद। याद होगा 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े क्रांतिकारियों ने भयानक कूटा था। किसको? अंग्रेजों को। बहुत दौड़ाया था, मार झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहुत मारा था, बहुत कूटा था। ये मान लीजिए त्रस्त कर दिए थे। वो तो दोगले कुछ थे ना भारत में। होता है ना कि नमक की रोटी खा रहे, नमक यहीं का, सब कुछ वहीं का। जी हुजूरी कर रहे थे अंग्रेजों की, उनकी वजह से हुआ, नहीं तो अंग्रेज तो 1857 में ही भारत से सुपड़ा साफ हो जाता। तो उन लोगों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई उसमें देखोगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपने उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई क्रांति, वैसे तो बिहार इसके अलावा भी अन्य जगह भी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट रोल है तो देखोगे अधिकांश जो क्रांतिकारी थे वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के थे। इन्होंने बहुत दौड़ाया, तो इसलिए कहा कि 1857 की महासंग्राम में यूपी का योगदान। 1857 के पहले और 1857 के बाद, यानी 1857 के पहले अगर कोई किसान विद्रोह कुछ भी हुआ हो उसके बारे में भी जानो यहाँ, और 1857 के बाद भी जानो। इसके बाद यूपी के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब होता है वो महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कदम, मतलब ये मान लीजिए कि स्वतंत्रता अंग्रेजों से हमको मिली है, लेकिन एक लंबे समय में मिली है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, और हमारे यहाँ के, हमारे देश के, हमारी धरती के बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी इसके लिए। तो वो क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। तो उन महत्वपूर्ण सुविख्यात, देखिए नाम में ही लिखा है सुविख्यात, सभी के बारे में तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि कई लाखों लोगों ने योगदान दिया है, उनके बारे में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। ऐसे सुविख्यात नामों के बारे में हम सब जरूर पढ़ेंगे। तो सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि कुछ और महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भूल जाएं और खाली स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ें। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया व्यक्तित्व, यानी कुछ महत्वपूर्ण लोग भी हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। उन्होंने भले ही हो सकता है सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल ना हुए हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने कोई किताब लिखा हो, और किताब को पढ़ के होता है ना कभी कभी कोई गाना सुन लो तो एक अजीब से जोश आता। अब मार 10-15 मिनट के लिए ऐसा एनर्जी आता है कि बस फोड़ डालेंगे सबको। और वही चीज जिसको आजकल देखे होगा ना, बूस्टर वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ और व्यक्तित्व थे जिन्होंने अलग अलग तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके बारे में भी जानना है तो दो लोगों के बारे में जानना है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम आपने बहुत सुने होंगे, और खैर अगर तैयारी ही शुरू नहीं की है तो सुने भी नहीं होंगे। यही तो दुर्भाग्य है कि जो लड़ते रहे हैं, जिन्होंने कूटा है, इतना हम लोगों को आजादी दिलाया है, उन्हीं के बारे में जब जानने की जरूरत होती है तो उन्हीं के बारे में जानना बंद कर देते हैं। और जानते किसके बारे में है? जो वीवीआईपी लग्जरी होटलों में खा पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बढ़िया, उनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इन यहाँ कम से कम यूपी का पढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर जानेंगे। इसके बाद है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में बताया जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है उनके बारे में जानेंगे। इतना नोट कर लीजिए, तब तक मिटा कर और पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए ये रहा 5वां पॉइंट। अब 5वें पॉइंट में जैसा कि आप देख रहे हैं
उसमें लिखा हुआ है यूपी में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे। तो पहली चीज देखिए, सबसे पहले क्या आता है, गांव, उसके बाद शहर और फिर जनजातीय मुद्दे। यानी हमें गांव के बारे में जानना है, शहर के बारे में जानना है, और जनजाति जहाँ रहती है। जनजाति का मतलब होता है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है, और जंगल से ही अपनी जरूरतें पूरी करते हैं ये बेसिकली। ठीक है, हालांकि कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो आधुनिक तरीके से जीना सीख गई हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या जानना है, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का मतलब होता है कि समाज के बारे में महिला पुरुष अनुपात क्या है, महिला किस किस क्षेत्र में लगी हुई है, महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, इस बारे में हमको जानना है। समाज से संबंधित जो भी व्यवस्था है वो हमको यहाँ जानना है। इसके बाद जानेंगे त्योहार। देखिए अभी हमने, दरअसल इसके पहले तक अगर हम देखें तो हम लोग एंट्री किए हुए थे हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ से बेसिकली हम लोग सोसाइटी में शुरू हो गए हैं, यानी समाज के बारे में। तो सामाजिक संरचना जानेंगे। समाज में अगर जो लोग रहते हैं वो त्योहार मनाया करते हैं, जैसे अभी हम लोग होली मना करके गए हैं, निपटे हैं, और लोग और त्योहार मनाएंगे। सभी जाति धर्म के लोगों के अपने अपने त्योहार होते हैं, तो त्योहार के बारे में जानेंगे। और जब त्योहार होते हैं तो देखो कुछ मेले भी लगते हैं, जैसे पशु मेला की बात होगी तो सोनपुर का प्रसिद्ध है। तो हमको यहाँ पशु मेला तो जानना नहीं है, हमको जानना है उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में। यानी ये सब वैसे कहाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के गांव, उत्तर प्रदेश के शहर, और उत्तर प्रदेश में जो जो जनजातियां रहती हैं कहाँ रहती हैं उसके बारे में। तो जानेंगे सामाजिक संरचना। उसके बाद जानेंगे त्योहार, कौन कौन से त्योहार उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। जब त्योहार जान लोगे तो जानेंगे मेले। देखा होगा कई मेले, जैसे कजली महोत्सव या फिर कजली मेला कहाँ लगाया जाता है, कमेंट में बताइएगा। या फिर बटुकेश्वर मेला। तो ये जो मेले लगाए जाते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए प्री में तो पूछता है वन लाइनर कि ये मेला कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, या फिर इस मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थल से है। तो लेकिन यहाँ जब पूछेगा लिखने के फॉर्मेट में, यानी तो फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, पूछे जैसे मानकर चलिए पूछना है त्योहार के बारे में, तो किसी एक फेस्टिवल के बारे में पूछ देगा जो उत्तर प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है। फेमस नहीं भी है लेकिन किसी कारण से चर्चा में रहा है तब भी पूछ देगा। भाई आयोग के ऊपर है क्या पूछना क्या नहीं पूछना, ये थोड़ी यहाँ से कोई जज कर सकता है, गैस कर सकता है कि नहीं यही पूछेगा। जब मेलों के बारे में देख लोगे तो मेले में जाते हो तो क्या होता है, नाच गाना संगीत खाना पीना। तो उसके बाद जानेंगे संगीत के बारे में। संगीत के बारे में कई धुरंधर उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तबला वादन, या फिर संगीत के अंतर्गत और भी वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, सितार बजाते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। फिर लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब होता है, अलग अलग क्षेत्र में देखे होंगे अलग अलग तरह के डांस प्रचलित होते हैं, जैसे राई डांस है, कहाँ का है कमेंट में बताइएगा। अपने है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही, अब उत्तर प्रदेश में भी किस जगह ये होता है ये बताइएगा। तो जो लोक नृत्य हैं यानी अलग अलग तरह के नृत्य जो गांव में प्रचलित हैं या छोटे शहरों में कस्बों में, उनके बारे में हमको जानना है। तो क्या सब जान पाओगे, नहीं जान पाएंगे, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में। उसके बाद जानेंगे भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य, साहित्य के बारे में भी जानना है कि अलग अलग तरह की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। और सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाओं का मतलब होता है कि समाज में जो प्रचलित प्रथाएं हैं उनके बारे में। जैसे घूंघट प्रथा है, राजस्थान के क्षेत्र में कितना जोरदार तरीके से पालन होता है, यहाँ तक मार लटका लेते हैं और कोई कुछ दिखाई भी नहीं देता, देखा होगा। ऐसे ही अलग अलग तरह की समाज में प्रथाएं हैं, उनके बारे में। कुछ प्रथाएं अच्छी हैं और कुछ नहीं अच्छी हैं, समाज के लिए हानिकारक हैं। जैसे जाति प्रथा, ये भी क्या है, एक प्रथा ही है। जाति के आधार पर भेदभाव करना ये क्या है, गलत है। हालांकि कानूनी अपराध भी है लेकिन फिर भी आजकल प्रचलित है। गांव में देखिएगा, बहुत से गांव में अभी भी चलता है छुआछूत वगैरह। तो ये सब इनके बारे में जानेंगे, यानी समाज से संबंधित चीजें इस पॉइंट में कवर की गई हैं पूरे तरीके से। इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, पॉइंट 6, 7, 8, इसका संबंध पॉलिटिकल साइंस से और संविधान से है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शुरू के यानी इस पेपर 1 के सिलेबस के पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इनका संबंध अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से है। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 5 था उसका संबंध था सोसाइटी से और आर्ट एंड कल्चर से। लेकिन जो पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 है, इसका सीधे सीधे संबंध किससे, पॉलिटिकल साइंस से। अब पॉलिटिकल साइंस में तो यूपी वाले एकदम महारत हासिल किए हुए हैं।
कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश जितनी राजनीति तो कहीं होती ही नहीं है। किसी भी चाय की दुकान में खड़े हो जाओ, कुछ मिले ना मिले, राजनीति हर चाय की दुकान में मिलेगी। अब एक बार तो एक जगह गए तो वहां पर वो लगाए हुए था बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था कि हमारी दुकान में आकर राजनीति की बातें ना करें। अब बताइए, पॉसिबल है चाय की दुकान में जाए और राजनीति की बात ना हो? उसका चाय का दुकान बंद हो गया, लेकिन उसी जगह पर खड़े होकर राजनीति आज भी चलता है। ठीक है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश। कई नेता बड़े बड़े यहाँ से निकले हैं और निकलते रहेंगे, क्योंकि जिसने क्या, ये मान लीजिए कर्म भूमि है। अगर किसी को बहुत अच्छा नेता बनना है तो उसको उत्तर प्रदेश में कदम रखना ही पड़ेगा। मोदी जी को देख लीजिए, चाहते तो गुजरात से ही चुनाव लड़के भी सांसद ही तो बनना था, प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने सब चीज छोड़कर उत्तर प्रदेश में आए। वो कहाँ, बनारस में। कहा यहाँ से आस्था के साथ बढ़िया तरीके से राजनीति करेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर अगर 6 में देखेंगे तो सीधे तौर पर दिया है यूपी की राज्य व्यवस्था के बारे में। और देखिए डायग्राम इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि सिलेबस में अगर पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। यहाँ जब टुकड़ों में तोड़ा है तो समझ में अच्छे ढंग से आएगा। देखिए 6वें पॉइंट में है यूपी की राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल साइंस। तो या पॉलिटी, तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है? संविधान का जो व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन है वही क्या है, पॉलिटी। संविधान में क्या दिया रहता है? आर्टिकल, अनुच्छेद। अब हर अनुच्छेद को तो पूरे देश में समान रूप से लागू कर नहीं पाओगे, क्यों? सबकी परिस्थिति अलग है। अब मानकर चलो भेज दिया जाए नागालैंड, और वहां के जनजाति लोगों को, आदिवासियों को क्या समझाओगे कि बाबू हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि तुम सब हमारे क्या हो, भारत के अभिन्न अंग। तो वो कहेगा कि क्या होता रे, आर्टिकल कौन सा, क्या चीज है आर्टिकल? जब उनको समझ ही में नहीं आएगा तो समझाओगे क्या? यही होता है संविधान और पॉलिटी में अंतर। तो देखिए यहाँ हमको पढ़ना है पॉलिटी, यूपी की राज्य व्यवस्था। इसमें देखेंगे शासन प्रणाली। शासन प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नेंस। देख रहे हो ना, अधिकारी वगैरह क्या करते हैं? प्रशासन करते हैं, इसी के अंतर्गत, शासन प्रणाली के अंतर्गत। देखिए यहाँ तो शासन प्रणाली शब्द का उपयोग है, लेकिन जब पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे ना तो उसमें इसी शासन प्रणाली को बताया कि हमको पढ़ना क्या गया है। बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस बनाया गया है एकदम। देखिए शासन प्रणाली, और शासन प्रणाली में क्या आते हैं, क्योंकि हमको राज्य के बारे में पढ़ना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो भी होते हैं ना, अब विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, सब कुछ इसी में धर दिए। पढ़ना है शासन प्रणाली के बारे में कि कौन क्या कैसे काम करता है। राज्यपाल ऊपर है कि मुख्यमंत्री ऊपर है? मुख्यमंत्री राज्यपाल से काम कैसे लेगा, राज्यपाल काम कैसे करेगा? ये हो गई प्रणाली। अब जानेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का मुखिया, संवैधानिक मुखिया। संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब वो राज्यपाल उस राज्य का मुखिया होगा, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, इसकी हालत उस दादाजी की तरह रहती है जिसके जेब में पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन एक बार पिताजी पूछ जरूर लेते हैं कि हम ये सामान लेने जा रहे हैं। जानते हैं कि दादा मना कर नहीं सकते, क्यों? पैसा तो देने नहीं है। तो यही हाल राज्यपाल का कुछ रहता है। और सरकार बदलते ही राज्यपाल भी बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री। देख रहे हो क्रम से, शासन प्रणाली राज्य की, और शासन प्रणाली में सबसे ऊपर कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के साथ कौन होती है? परिषद होती है, सलाह विचार विमर्श के लिए। उत्तर प्रदेश में इतना शक्तिशाली सरकार है कि मंत्री परिषद की सुनी ही नहीं जाती है। मुख्यमंत्री सब फैसले ले लेते दनादन। अधिकांश डिपार्टमेंट तो अपने पास रखे हुए हैं, जो भी फैसला लेना है तुरंत फटाक से डिसीजन। मंत्री को बाद में बताया जाता है कि हाँ हो गया काम तुम्हारा, अब तुम्हारा फैसला हमने ले लिया है। अब मीडिया पूछे तो बता देना कि नहीं हम शामिल थे, हमसे पूछा गया था, हमने परामर्श दिया। ठीक है, सीएम के बारे में जानोगे। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री के साथ कामकाज के लिए जो परिषद होती है, उसी के बारे में। उसके बाद जानोगे विधानसभा एवं विधान परिषद, जो कि उत्तर प्रदेश में दोनों है, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। हम जिनको चुनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा के क्या होते हैं सदस्य, वो यहाँ जाते हैं विधानसभा में। इसके अलावा एक और सदन बनाया हुआ है, जैसे देखते हो ना संसद 2 सदन है, एक को राज्यसभा एक को लोकसभा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो विधान परिषद मतलब विधान परिषद है, जहाँ कानून बनते हैं, उसके भी नियम 2 सदन है। एक को बोलते हैं विधानसभा, एक को बोलते हैं विधान परिषद। तो दोनों के बारे में जानेंगे, दोनों में काम कैसे होता है, अध्यक्ष कैसे नियुक्त होता है, या फिर एक में अध्यक्ष एक में सभापति, ये क्या कैसा सिस्टम है, सबके बारे में, नियम कानून कैसे बनते हैं, वो सब यहाँ जानेंगे। सबसे अच्छा है जब संसद के बारे में पढ़ो,
तब इसके बारे में पढ़ो। संसद की मान कर चलिए आपने पढ़ा किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, तुरंत पढ़ लिया राज्यपाल के बारे में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल देख लिए 5-6 पुराने, कौन कौन थे, सबसे पहले कौन राज्यपाल बना, ये सब प्री भी कंप्लीट, मेंस भी कंप्लीट। सीएम के बारे में पढ़ा, पीएम के बारे में पढ़ा तो सीएम को पढ़ लिया। अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा तो इसके बारे में पढ़ लिया। अगर संसद के बारे में पढ़ा तो यहाँ झटाक से विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ लो। फिर पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, सबसे जरूरी है यही इशू, क्योंकि क्या होता है ना, देखे होगा केंद्र और राज्य कहीं कहीं आपस में लड़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का तो मान के चलो केंद्र के साथ बहुत अच्छा संबंध है इस समय। केंद्र जो कुछ काम करता है उत्तर प्रदेश बिना कुछ सोचे विचारे वही काम करता है। अच्छा भी है क्योंकि केंद्र में इतने योग्य लोग लगे हुए हैं, अब बहुत सोच समझ करके क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा भी रहता है कि केंद्र के हिसाब से आप अपने आप को क्या करें, अपनी नीतियों को बनाएं ताकि सपोर्ट मिले। होता है ना, कुछ लोग देखा होगा घर में कुछ बहुत समझदार बच्चे होते हैं, होते बड़े बदमाश किस्म के हैं, लेकिन माता पिता के सामने इतने शरीफ बनते हैं, माता पिता कोई भी चीज देंगे तो उसको सबसे ज्यादा देंगे। ऐसे ही होना चाहिए राज्यों को, एकदम लगे कि हाँ हम पूरा फॉलो कर रहे हैं केंद्र को, केंद्र जो योजना लाए उसको तुरंत लागू कर दो, तब खुश होगा केंद्र, ज्यादा पैसा देगा, हर चीज में ज्यादा महत्व भी देगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखो सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे 7वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 में दिया है उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं। लोक सेवाएं मतलब ये जो पूरी परीक्षा हो रही है जिन लोगों के लिए, वही होते हैं लोक सेवक। लोक सेवक मतलब जो लोग लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट होता है इनका। जैसे अधिकारी लोग जो वगैरह होते हैं वो सब इसी में आते हैं। लोक सेवाएं, जब लोक सेवाओं के बारे में पढ़ोगे तो जिस कमीशन ने इतना बड़ा सिलेबस बदला है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि राज्य के बारे में पढ़ना है। जब लोक सेवाओं की बात होगी तो इसको कैसे भूलोगे, क्योंकि नियुक्त तो यही कर, मतलब सबको छाट के तो यही लाता है खजाना, छोटी छोटी सी भर्तियां करके। देख रहे हो ना, हर दिन हर साल भर्तियों की संख्या एकदम कम करता जा रहा है आयोग। उसके बाद लेखा परीक्षा, पूरे प्रदेश में इतने सारे काम होते हैं, कहीं ब्रिज बन रहा तो कहीं कुछ हो रहा, कहीं समाज योजनाएं आ रही हैं तो कहीं कुछ योजनाएं आ रही हैं, कहीं लैपटॉप टैबलेट, सब कौन लिखेगा जोखेगा। घर में होता है ना, जैसे घर में जो भी खर्चे अर्चे होते हैं सब लेखे जोखे जाते हैं ना, कि महीने में इतना खर्चा करना है, इस चीज में हुआ है, ताकि मिलाया जा सके। ये काम करते हैं लेखा परीक्षा। जैसे सीएजी के बारे में सुना है केंद्र में, उसी तरह राज्यों में भी होता है लेखा परीक्षक। उसके बाद महान्यायवादी, नाम से स्पष्ट हो रहा है महान्यायवादी, ये क्या करता है, राज्य सरकार के पंगे जो होते हैं ना कोर्ट के साथ, उसमें ये भाई सब जाते हैं और राज्य का पक्ष लेते हैं, राज्य को हर तरह से बचाते हैं। इस समय तो अपने उत्तर प्रदेश में हर दिन कोई ना कोई पंगा होता है कोर्ट के साथ, और भाई साहब जाके बचाते हैं सरकार को, यानी सरकार के पक्षकार ये होते हैं। जैसे हम लोगों के मुकदमे होते हैं तो हम लोग किसी वकील को पकड़ते हैं कि भाई साहब अब आप ही सहारा है, आप ही बताइए, तो ऐसे ही सरकार भी इनको पकड़े रहती है, नियुक्त करती है। उसके बाद बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट और उसके अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिडिक्शन। अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो कितने क्षेत्र में वैलिड होगा। वैसा तो नहीं है मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आके न्याय मांगे कि भाई साहब हमको जज साहब न्याय चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर वो उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, जिस मसले में अगर उसको गिरफ्तार किया है, तब वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ही आएगा। यहाँ इतना पढ़ेंगे। इसके बाद देखो यूपी के अंतर्गत 8वां पॉइंट में कहा है विशेष राज्य चयन मानदंड। अक्सर सुनते रहते हो कि बिहार चिल्लाता रहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, स्पेशल राज्य। क्या है क्राइटेरिया, किस आधार पर राज्य बनाया जाता है स्पेशल राज्य। अब जिसको स्पेशल राज्य, अब मान लीजिए घर में 5 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत कमजोर है, खाता पीता नहीं है, तो माता पिता उसको क्या करते हैं, 1 गिलास दूध बांध देते हैं कि बाबू ढंग से पी, ताकि क्या हो, सेहत में सुधार हो। उसको फल फूल भी रख देते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि भेदभाव कर रहे हैं, भाई वो कुछ कर नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, तो उससे तो अच्छा है कि उसकी सेहत में सुधार कराया जाए। तो यही होता है स्पेशल राज्य। विशेष राज्य का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, उनको सरकार विशेष सुविधाएं देती है हर चीज में। तो यहाँ जानना है कि विशेष राज्य के मानदंड क्या होते हैं। फिर जानेंगे राज्य भाषा। प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा होती है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है राज्य की भाषा के रूप में, कमेंट में बताएं।
हालांकि पता होगा, ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश की मुख्य दूसरी भाषा कौन सी है, राजकीय भाषा। फिर संचित निधि। अब पूरे प्रदेश में कुछ ना कुछ जो धन आता है, धनी के दम पे तो सरकारें चलती हैं, मानकर चलिए। राजनीति में समाज सेवा थोड़ी है, कौन करता समाज सेवा, पैसा सेवा होता है। देखो एक बार विधायक जो बन जाता है, 2-2 फॉर्चूनर चलते हैं आगे पीछे, ये समाज सेवा है। तो संचित निधि, संचित निधि का मतलब है राज्य में जो पैसा इकट्ठा होता है, वो पूरे पैसे के आधार पर ही सरकारें क्या करती हैं, जो भी योजनाएं वगैरह चलाती हैं सब उसी से, तो उसको संचित निधि बोलते हैं। इसके अलावा अचानक से जो कुछ हो जाता है, बहुत हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, सरकार को जब अचानक से रुपयों की जरूरत पड़ जाती तो वो कहलाता है आकस्मिक निधि। इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये सब कुछ पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी पढ़ना है। यानी कहा जाए तो इस पूरे पोर्शन में अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ने के बाद हल्की सी नजर डालनी है यूपी को लेकर। उस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हाई कोर्ट के कितने न्यायाधीश हैं, ये सब जो फैक्ट्स है इस पर, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव तो सबसे जरूरी होते हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात ना हो तो फिर अधूरा है, क्योंकि यहाँ इतने सारे दल हैं कि पूछे ही मत। तो उन राजनीतिक दलों के बारे में, मुख्य मुख्य दलों के बारे में, जैसे इस बार भी क्वेश्चन पूछा था प्री में, क्वेश्चन पूछता है राजनीतिक दलों में, खासकर चुनाव अगर रहे हो तो उस दरमियान के, ठीक है। और जब राजनीति की बात होगी, चुनाव की बात होगी, तो चुनाव आयोग को कैसे पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि चुनाव तो भाई साहब को ही कराने हैं। उनका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ हम भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे राज्य के निर्वाचन आयोग की। राज्य में भी एक है निर्वाचन आयोग, उसकी बात करेंगे। ये कौन से इलेक्शन कराता है, ये कमेंट में बताइएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में कहा है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि हम लोग खुद ही छोटे छोटे लोग चुनेंगे नेता, और वो लोग क्या करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, अपने छोटे से शहर का विकास करेंगे, वो होता है स्थानीय स्वशासन। जैसे शहरी एवं ग्रामीण पंचायत, जैसे शहरों में देखते हो ना, अभी चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नगर पालिका वगैरह के, वो क्या है, वो है नगरीय स्वशासन। इसके अलावा होता है ग्रामीण स्वशासन, जिसको पंचायती राज कहते हैं। पंचायत के चुनाव वगैरह जो हुए थे ना, वो इसी से संबंधित थे। लोक नीति, लोक नीति का मतलब यानी पब्लिक पॉलिसी। देखिए सरकार किसके लिए है, लोगों के लिए। और लोगों के लिए क्या करती है, नीतियां बनाती है, वही होती है लोक नीति। सरकार जो भी योजनाएं बनाए लोगों के संबंधित, उनके बारे में तुरंत यहाँ पढ़ो। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी योजना लाए, टैबलेट योजना, निःशुल्क शिक्षा योजना, बेहद महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा है अधिकार संबंधी मुद्दे। जब अधिकार की बात होती है तो हम लोग तो बड़े परिपक्व हैं, कहीं भी अधिकार का हनन होता है तो तुरंत धरने पे बैठ जाते हैं, भले ही कर्तव्य पालन करें या ना करें, ट्रैफिक देखें या ना देखें, गंदगी चाहे सड़कों पर एकदम से फैलाएं, लेकिन अधिकार मजाल है कोई छीन कर देखे। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अधिकार का मतलब ये नहीं है, वो अलग चीज है। अधिकार का मतलब है कि सरकार ने जो वृद्धों को, दिव्यांगों को, महिलाओं को, बच्चों को जो अधिकार दिए हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ें कि दिव्यांगों के अधिकार क्या है, महिलाओं के अधिकार। मान लीजिए बन गए प्रदेश में, बढ़िया पोस्ट पा गए और बन गए एसडीएम, अब कोई दिव्यांग पहुंचा कि साहब हमारे पास वो है ही नहीं, जो व्हील वाला रिक्शा होता है ना, वो है ही नहीं, हम कैसे इधर से उधर जाएं। अब आप बैठे हो कि पता ही नहीं है कि इनके अधिकार क्या हैं, तो आपने कहा ठीक है देखेंगे कुछ योजना आएगी तो पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या राइट है, क्या योजनाएं हैं, ये सब चीजें एक अधिकारी के रूप में, ताकि उनकी मदद की जा सके। इसीलिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं इतना दिमाग में घुसा होगा थोड़ा बहुत। तो पॉइंट नंबर 9 तक नोट कर लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 9 में जो गवर्नेंस लिखा हुआ था, उसको यहाँ देखिए विस्तारित ढंग से समझाया गया है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बोलने का स्पीड बढ़ाते हैं। मोबाइल पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे या कैमरे पर कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। तो देखिए गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंतर्गत पढ़ना सुशासन। सुशासन का मतलब होता है बेहतर शासन। सु मतलब अच्छा, शासन मतलब शासन। हर कोई चाहता है कि उसके यहाँ के अधिकारी उससे तमीज से अच्छे से बात करें, उसकी बात सुनी जाए जहां पर जाए। अब पुलिस वाले के यहाँ पहुंचते हैं, पता पड़ा पुलिस वाले के यहाँ कंप्लेंट लिखाने की, साहब हमारा झगड़ा हो रहा है, देखिए साहब थोड़ा मदद कीजिए। अब पुलिस वाले ने जहां से शुरू किया अगर आना, झगड़ा सब भूल के भाग जाते तुरंत दौड़कर, ना तो मदद मांगने जा पाते हो, जाने की हिम्मत भी नहीं करते हो, जिससे कुटते हो उसको भी नहीं कुछ करा पाते हो, और जो कूटता है
वो तो फिर राजा है ही अपने आप में। तो यही होता है सुशासन का मतलब होता है ऐसा शासन कि आपकी मदद हर जगह की जाए, सुनी जाए, आपकी जो समस्याएं हैं उसको प्रशासन सुने, समझे, सरकार तक पहुंचाए और खुद भी जितना संभव हो सके आपकी सहायता करे। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार निवारण। भ्रष्टाचार क्या है? दीमक। अगर अपने देश की एक सबसे बड़ी समस्या कहा जाए तो है भ्रष्टाचार। हर कोई चाहे जितना पैसा कमा रहा हो, सैलरी चाहे जितनी ज्यादा हो, लेकिन अगर उसको लेने को मौका मिलेगा तो एक हाथ से जेब में जरूर डालता जाएगा। और हर व्यक्ति यही सोचता है, दिमाग में पहले से फिट रहता है कि सैलरी का जो पैसा है वो निकालना ना पड़े, तो किसी ना किसी तरीके से 1000 1500 डेली का मिलता जाए ताकि घर खर्च चलता रहे और सैलरी पेंशन सब कुछ जमा रहे बैंक में, ताकि जब बुढ़ौती आए तो इकट्ठा खूब माला माल निकले। आदमी क्या क्या नौकरी किया है, कितना पैसा कमाया है, इज्जत मिलता है। जो जितना भ्रष्टाचार करता है उसकी उतनी इज्जत। देखा एक कांस्टेबल होगा कितना पैसा कमाया, 4 4 गाड़ी खरीदा है। सब क्या है, हम लोग खुद बढ़ावा देते हैं भ्रष्टाचार को, बात करते हैं भ्रष्टाचार की। हर आदमी दूसरे को कहेगा वो कि वो बड़ा भ्रष्टाचारी है, अब बात अपनी आएगी तो सब भूल जाएंगे। भ्रष्टाचार का मतलब खाली ये नहीं है कि रुपया पैसा दम से कमा रहे हैं साइड से। भ्रष्टाचार का मतलब कोई भी ऐसा आचरण जो आपके काम से मेल नहीं करता, वो क्या है? भ्रष्टाचार। अब मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने में क्या करें, कॉम्प्रोमाइज करके खाली तफरीह की क्लास शुरू कर दे, तो क्या है? भ्रष्टाचार ही है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार हर मामले में भ्रष्टाचार है। मान के चलिए 2 लोग बगल में खा रहे हैं आपस में दोस्त, तो देखे होंगे कि बगल वाले का अगर कुछ चीज आइटम अच्छा लगा तो अपने प्लेट में धर लेते हैं, अगर उसने दाएं बाएं कर दिया तो क्या है? भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार खाली पैसे के मामले में नहीं होता, हर जगह। तो देखिए यहाँ बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण, यानी भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए इसके बारे में बात करनी है। उसके बाद बात करेंगे लोक आयुक्त। यही वो चीज है जिसके लिए अन्ना जी ने बहुत भयानक आंदोलन किया था। लोकपाल बिल लाओ, कांग्रेस ने भयानक तरीके से देखे थे, पूरा सरकार बदल दी थी। यही थे, केंद्र में लाए गए लोकपाल और राज्यों में लाए गए लोक आयुक्त। काम सेम है। अगर कोई भ्रष्टाचार की, देखो कितना बढ़िया सजाया है। सुशासन यानी काम है लोगों को बेहतर से बेहतर शासन देना, अच्छे से अच्छा शासन, गरीबों को सेवाएं मिले, जिसके पास रोजी रोटी के लिए रुपए नहीं है उसको रोजगार मिले, या फिर सरकार जो योजना ला रही है किसानों के लिए, किसानों को बेहतर बीज मिले, खाद मिले, पानी मिले सिंचाई के लिए। कितना बढ़िया है। पीडीएस में खा रहे हो ना 4 5 साल से लगातार, वो क्या है? इसी के तहत। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार करता है, धांधली करता है, मान लो कोटेदार के पास गए, उसने कहा कि तुम्हारा नहीं आया इस बार, तो ये क्या है? भ्रष्टाचार। तो इससे कैसे निपटे? ये मान लो 15 किलो मिलना है, अब कोटेदार ने भारी तौला सबके सामने, 15 किलो तौला, और निकला कितना? 10 किलो। ये क्या हो गया? भ्रष्टाचार। ठीक है, और जब ये सब हो तो कहाँ जाओ? लोक आयुक्त के पास शिकायत करो कि सर हम बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, हमारा पूरा पैसा रुपया सब कुछ मिल नहीं रहा है, सरकार दे रही है लेकिन हमारे हाथ में नहीं आ रहा। ये भाई साहब फिर जो घपलेबाजी करता है ना, उसको टाइट करते हैं बढ़िया तरीके से। फिर है सिटीजन चार्टर। इन सबसे भी जरूरी होता है सिटीजन चार्टर। देखे होगे कोटे में राशन लेने जाते हो तो वहां लिखा रहता है गेहूं इतने रुपए किलो और चीनी इतने रुपए किलो। इसका मतलब है सरकार जो योजना ला रही है वो सब टांग दिया है। जगह जगह देखे होगे आजकल बोर्ड लगा रहता है हर चीज का, सूची, किराया सूची, इतना रुपया इतने रुपया। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठे ऑटो वाले ने कहा कि, ऑटो वाले से कहा कि यहाँ तक छोड़ दीजिए, आप ठहरे नए, तो उसने वहीं राउंड लगाकर 20 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ले लिए। ऐसा नहीं, इसलिए किराया सूची दी जाती है कि किलोमीटर के हिसाब से मीटर देखो। हालांकि मूर्ख बनाने के कई तरीके हैं। हमारे यहाँ नियम बाद में बनते हैं, पहले नियमों से बचने के रास्ते पहले निकाल लिए जाते हैं। तो यह सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब एक ऐसा चार्टर, एक ऐसा पत्र जिसमें सभी जरूरी जानकारियां लिखी जाए हर चीज की। बस स्टेशन जाओगे तो वहां लिखा रहता है, रेलवे स्टेशन में अपना लिखा होता है, डीएम ऑफिस जाओगे वहां लिखा होता है, तो हर जगह तहसील में जाओगे वहां ई गवर्नेंस। कहा जाता है कि अब आपको घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में नेट है, वही सब कुछ है, उसी से आपको सब जानकारियां मिल जाएंगी। देखते हो ना, सुबह से जैसे ही नेट खोलते हो आ जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा घोषणा किया, ये है वो है, जो होता है ना, वो यही सब है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का सिर्फ इतना मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आपको सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी हो, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। और इसी में एक शब्द और जुड़ा है, वो है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट तरीके से क्या करना? गवर्नेंस को मॉडरेट करना। उसके बाद आरटीआई। जब इतने समझदार हो जाओगे
तो फिर जानकारी भी हासिल करोगे सरकार से, अलग अलग विभाग की। वो होता है RTI, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार। दिया गया है बहुत पहले 2005 में, कहा गया है कि जो कुछ पूछना है पूछो सरकार से। एक व्यक्ति को भी बैठाया गया है, ये सब बताएंगे पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद समाधान योजना, जब इतने सारे विषय हैं तो इनका समाधान भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो योजना है वो है समाधान योजना। तो पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है यूपी में भूमि सुधार एवं इसके प्रभाव। देखिए, भूमि सुधार का मतलब क्या होता है कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय जमींदार भाई साहब हुआ करते थे, 100-100 बीघा एकड़ जमीन अपने नाम किए। एक आदमी के पास छोटा सा झुग्गी बनाने का जगह नहीं, और इन भाई साहब के पास भयानक, जहां तक निगाहें पहुंचे वहां तक जमीन हमारी है, इस तरह की हालत। पुरानी मूवियों में जो लाला वगैरह के किरदार देखे होगे ना, वो कहता था कि मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। लाला कंगन लेता था बचपन में, आज माँ भी गुजर जाती थी, वो बच्चा भी गुजरने वाला होता था, तब तक कर्ज नहीं चुका पाते थे। वो कौन थे? जमींदार वगैरह, साहूकार वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा अपना जमाए रखे। तो सरकारों ने क्या किया, चकबंदी हदबंदी वगैरह लाए। नसबंदी मत समझना, चकबंदी हदबंदी, इतना से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हो, ये सब चीजें लाए। तो ये होता है भूमि सुधार, यानी जमीन को सही तरीके से बांटना। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी इतनी जमीन मिले कि वो अपना पेट भरने लायक खेती किसानी कर सके। किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी जमीन न रहे, यानी ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग, 100-200 लोग हैं, वही अधिकांश जमीन के मालिक बने बैठे हैं, तब फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यही है भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। जब सुधार होगा तो इसका प्रभाव भी दिखेगा। इसके बाद है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आजकल जो मोबाइल इंटरनेट चलाते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यूपी में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, खासकर इसमें साइबर सुरक्षा की बात की गई है। देखिए, उग्रवाद के इसी पॉइंट नंबर 12 में ही ये 4 पॉइंट अलग से दिए गए हैं, इनके बारे में समझ लीजिए। उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध। देखिए, देखा होगा जहां पर धीरे धीरे विकास बहुत तेजी से होता है ना, वहीं पर उग्रवाद भी फैलता है। अब कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, मान ली बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फिर आदमी क्यों उग्रवाद फैलाएगा। सोचिए कि अगर आपने एक पूरा का पूरा गांव क्या किया, गांव से लोगों को भगा दिया और उस गांव में एक फैक्ट्री खोल दी। देखने में तो लगेगा कितनी बड़ी फैक्ट्री खोली है, बढ़िया, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वीवीआईपी मकान बनेंगे। लेकिन जिनका जमीन छीने हो, उनको पैसा भी नहीं दिया, वो क्या करेंगे? भूखे तो रहेंगे नहीं। ऐसे ही किसी को जमीन से बेदखल कर दियो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो शस्त्र उठा लेते हैं। यही होता है उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, यही संबंध है। लेकिन अगर वही उनको उचित मुआवजा मिले, जमीन मिले, नौकरी मिले, तो वो बेचारे जमीन भी छोड़ देंगे, दूसरी जगह रहेंगे भी, काम भी बन जाएगा। लेकिन सरकारें क्या करती है, देना, और सरकारें देना भी चाहती हैं तो बीच में जो है ना, वो मार जाते हैं पैसा। इसके बाद वाह एवं अंतरराज्यीय आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले। तो देखिए, इसमें हमको देखना है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, दूसरे राज्यों से भी इसका संबंध है। तो इस राज्य को जो दूसरे राज्यों से चुनौतियां मिल रही हैं, वो चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती, चुनौती का मतलब है खतरे। और इस राज्य के अंदर के जो खतरे हैं, उन्हीं में संचार नेटवर्क की भूमिका। देखे होगे कि संचार नेटवर्क के माध्यम से, यानी जो मोबाइल फोन इंटरनेट वगैरह होता है, इसके माध्यम से देखे होगे कहीं कोई साइट के माध्यम से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, कहीं कोई गलत कंटेंट डाल दिया जाता है, या फिर किसी का वीडियो लगाकर उसको एडल्ट कंटेंट बना दिया जाता है। ये सब क्या है? संचार नेटवर्क से जुड़े हुए विषय, ये खतरे भी हैं। मीडिया, आजकल तो सबसे ज्यादा यही खतरे हैं, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सभी से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उनके बारे में यहाँ अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम। साइबर सुरक्षा आज के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। साइबर सिक्योरिटी हर देश के लिए जरूरी है। देखोगे कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे ही ना युद्ध होता है ना कुछ होता, बैंक के बैंक खा साफ, पूरा पूरा का पूरा बैंक का पैसा गायब, या फिर पूरा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ही गायब। देखोगे अभी कुछ समय पहले चर्चा में लखनऊ से मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही गायब हो जाती, लीक हो जाती। तो यही होता है साइबर सुरक्षा। इसी को हमको क्या करना है, इसी संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उनके बारे में जानना है। और मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा होता है ना, टैक्स वैक्स नहीं भरते हैं, और जो पैसा टैक्स नहीं भरते हैं तो भेज देते हैं दूसरे देश जहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता है।
तो वहाँ पर बढ़िया आराम से ज़िंदगी जीते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ टॉपिक में दिया मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानना है, इसकी रोकथाम के बारे में जानना है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी पर अभी चल रहा है ना कि कहे थे कि हमको पैसा दो, हम तुमको रेलवे में पुलिस में जॉब देगा, ना तो जॉब मिला, पैसा जमीन सब ले लिए तो पैसा पैसा भी लिए, जमीन भी लिए। तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब। इसके बाद हम देखेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां। सीमाओं से हमेशा चुनौतियां रहती हैं, क्यों? क्योंकि सीमाओं के आसपास जब भारत है, नेपाल से लगा हुआ है, भारत का छोड़ दीजिए, अपना उत्तर प्रदेश खुद नेपाल से लगा हुआ है। अब मान लीजिए नेपाल से कोई लाए मादक पदार्थ, नशा तस्करी वाला सामान, अफीम गांजा लेके घुसा है उत्तर प्रदेश में, ये क्या है? सुरक्षा संबंधी खतरा सीमा से। ये काम मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, राजस्थान से भी हो सकता है, कहीं से भी। तो ये जो खतरे होते हैं इनके बारे में काहे कि अधिकारी बनोगे तो जानोगे तो ना आसपास कि हमारी बॉर्डर कहाँ से लगी हुई है, और जिस जिले में रहो वहां तो कम से कम इनसे बच सको। तो इसलिए सबसे पहले जानना क्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ी हुई चुनौतियां। खाली एक चुनौती यही नहीं है कि अफीम गांजा की तस्करी, लड़कों की लड़कियों की भी तस्करी होती है, या फिर इसके अलावा जानवरों की तस्करी होती है। मान लीजिए शेर की खाल, हिरन की खाल, जो ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, कितने महंगा महंगा खाल है, उन्हीं की तस्करी होने लगी। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पढ़ना है। उनका प्रबंधन, उसके बाद संगठित अपराध। संगठित अपराध का मतलब होता है ऐसे अपराध जिनको कई सारे लोग मिलकर अंजाम देते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कई सारे लोग मिलकर। फिरौती, ठीक है, देखे होगे ना, ए बाबू भाई हफ्ता निकाल, ये हफ्ता का है, फिरौती, ठीक है। तो इन सब के बारे में, तो इन सबको लिख लीजिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, जल्दी से 12 पॉइंट कर लीजिए पूरा। देखिए सिलेबस के अंतर्गत जो 13वां पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है यूपी में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा। देखिए कानून व्यवस्था तो सब जानते हैं, कानून व्यवस्था सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर कानून ना होगा तो क्या होगा, लोग उपद्रवी हो जाएंगे। वैसे भी एक तो लड़ाई झगड़ा करना तो लोगों की फितरत होती है। अब बाबा जी को देख ही रहे हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसी की दम पर पूरा चुनाव निकाल लेते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि पूरे देश को इससे सीखना चाहिए, अलग अलग राज्यों को इससे। तो ये जो है ना, इसी के दम पे चुनाव निकल रहा है, इसलिए इसको सिलेबस में ही फिट कर दिया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इसके बाद जानेंगे नागरिक अधिकार सुरक्षा। नागरिक अधिकार सुरक्षा का मतलब होता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार जो कर रही है उससे संबंधित सभी विषय इसमें आएंगे। कौन से? नागरिक अधिकार सुरक्षा। इसके बाद चलिए अब हम बात करेंगे अगला, 14वां पॉइंट दिया है यूपी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे, यानी हेल्थ से संबंधित जो भी विषय है, सरकार जो भी योजनाएं चला रही होगी हेल्थ को लेकर, महिलाओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, या फिर ऐसी महिलाओं के लिए जो क्या किए हैं, गर्भस्थ धारण किए हुए हैं या बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनसे संबंधित जो भी कुछ योजना है, मान लीजिए पोलियो के लिए, टीके के लिए, पोलियो का टीका हो, टीबी हो, कुछ भी हो, डायरिया, हैजा, सबके लिए अगर सरकार कुछ भी काम करती है उत्तर प्रदेश में, ये मान लीजिएगा क्वेश्चन पक्का है, उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर बनोगे कुछ तो उसका तो जानकारी होना चाहिए ना। उसके बाद चिकित्सीय मुद्दे। चिकित्सीय मुद्दे में सभी मुद्दे जो इसमें स्वास्थ्य में छूट जाएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, मेडिसिन से संबंधित, ठीक है। 15वां पॉइंट क्या है, यूपी में शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली हमारे वैसे भी नई शिक्षा नीति आई हुई है, तो उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ सरकार योजनाएं लाती है, जैसे सरकार देखे होंगे कि एक योजना के माध्यम से उन परीक्षार्थियों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको तैयारी भी करा रही है, या फिर हॉस्टल उपलब्ध करा रही है, जो भी कुछ करा रही है शिक्षा के लिए सरकार, वो सब चीजें इसमें हम जानेंगे। यूपी में शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का सिस्टम क्या है, मदरसे वगैरह को लेकर जो देखा होगा ना, बाबा जी आए दिन अनाउंसमेंट करते हैं कि कंप्यूटर रखवाओ कहाँ, मदरसों में, वहाँ गणित पढ़ाओ, ये सब जो कुछ भी होता है शिक्षा प्रणाली वो सब इसी में पढ़ना है। इसके बाद होता है यूपी की भूमिका भारत के विकास में। कहा जाता है कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश, वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो है वो कहते हैं कि भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा किसका, उत्तर प्रदेश का। हम उत्तर प्रदेश की जीडीपी का आकार और भी बढ़ाएंगे ताकि हम भारत को ग्रोथ करा सके, यानी कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश कैसे भूमिका निभाता है भारत के विकास में, ये सब जानेंगे। एक सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में,
इसके साथ साथ इस समय इंडस्ट्रियल हब भी बन रहा है, जगह जगह देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल समिट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, आखिर हो तो देश का डेवलपमेंट ही रहा है ना। अगर देश का मान लीजिए परिवार का एक सदस्य अगर अच्छा स्वस्थ हो रहा है, इसका मतलब परिवार हेल्दी हो रहा है, क्योंकि सदस्यों से मिलकर ही तो परिवार बनता है। इसी तरह राज्यों से मिलकर क्या बना है देश। हालांकि वो अलग बात है, उसमें मत जाइएगा फेडरल क्या है यूनियन क्या है। अभी हाल समझ लीजिए उत्तर प्रदेश जिस जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा इंडिया के डेवलपमेंट में, भारत के डेवलपमेंट में, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा यूपी की समसामयिक घटनाएं, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ करंट अफेयर यानी समसामयिक घटनाएं। जो भी हाल फिलहाल में घटनाएं घटित हो उनका एक बढ़िया सा लेखा जोखा रख लीजिए, क्योंकि वो फ्री में मेंस में दोनों में काम आएगा। इसके अलावा जल शक्ति मिशन व अन्य केंद्रीय योजनाएं। देखिए जल शक्ति मिशन एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन है और इस समय बहुत जोर शोर से चल रहा है। कब शुरू हुआ था कमेंट में बताइएगा। तो जल शक्ति मिशन को स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया, यानी क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, पूछा ही जाएगा कि जल शक्ति मिशन की उपलब्धियों को बताइए, जल शक्ति मिशन की कमियों को उजागर कीजिए, जल शक्ति मिशन कैसे सफल अधिक नहीं हो पाया। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य केंद्रीय योजनाएं। केंद्रीय योजनाओं का मतलब होता है ऐसी योजनाएं जिनका स्पॉन्सर कौन करता है, केंद्र सरकार। पैसा रुपया कौन देता है, केंद्र सरकार देता है। वो अलग बात है 60-40 का रेशियो रहता, किसी किसी में पूर्ण रूप से ही केंद्र सरकार मदद करती है 100%। तो इनके बारे में जानेंगे, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस तरह की जो योजना है सभी के बारे में जानना है जो महत्वपूर्ण है। सॉयल हेल्थ कार्ड वगैरह बनवाए हो कि नहीं, सॉयल हेल्थ कार्ड। अब तो आजकल आने वाले समय में लोगों के भी हेल्थ कार्ड बनने हैं। छोटू सा कार्ड रहेगा, उसमें पूरा डेटा रहेगा, बीपी कितना है, ब्लड कितना है, शुगर कितना है, और जाकर लगाओ मशीन में, पूरा आ गया कि स्क्रीन पर इसी तरह से लिखकर। यूपी में एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है कि जो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्षेत्रों में काम करते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या फिर जो भिक्षा मांग रहे हैं बच्चे उनके लिए। तो उन एनजीओ के बारे में पढ़ना है जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मुद्दे क्या है उनमें, योगदान क्या है इनका, और इनका प्रभाव क्या है। होता है ना प्रभाव, देखिए अपने। अच्छा कमेंट में बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से एनजीओ प्रभावी हैं, एक्टिव हैं, और ये भी बताइएगा कि वो काम क्या करते हैं। जब ये बताओगे तो समझ जाओगे कि मुद्दे कौन कौन से, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित। इसके बाद बात करेंगे यूपी में पर्यटन। जब सब चीज पढ़ लोगे तो घूमना फिरना तो बहुत जरूरी है, तो पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन से संबंधित भी बहुत से मुद्दे हैं, ठीक है। उन मुद्दों के बारे में और संभावनाओं के बारे में देखे होगे। सरकार एक नई पर्यटन पॉलिसी लाई हुई है। अब पर्यटन के अलग अलग जगह क्या बनाए जा रहे हैं। अभी चित्रकूट वगैरह में देखे होगे पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है। राम सर्किट बनाया जा रहा है, कृष्ण सर्किट बना। इस सर्किट का मतलब है जहां यहाँ से भगवान राम गुजरे उन सभी स्थलों को एक साथ जोड़ दिए जाए। भगवान कृष्ण से संबंधित जो स्थल है उन सभी को एक जगह जोड़ दिया जाए एक साथ, ताकि एक बस निकले तो एक जगह से सीधे से दूसरी जगह पहुंचे, ठीक है। तो जब ये पढ़ लोगे तो लास्ट टॉपिक है 21वां पॉइंट। देखिए 21, यूपी में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार। नवाचार का मतलब होता है जो पुरानी चीजें हैं या तो उनमें सुधार करो, उनकी गुणवत्ता बढ़ाओ, या फिर नई चीज बनाओ। ये दोनों ही चीजें क्या है, नवाचार। तो नवाचार से संबंधित मुद्दे और इनका सामाजिक आर्थिक विकास। तो ये पूरा रहा सिलेबस। देखिए वीडियो बड़ा हुआ है लेकिन जरूरी भी था। अब इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सिलेबस नहीं समझ में आएगा तब तक रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं। और सिलेबस को ऐसे ही तोड़कर पढ़िए, हर तरह के सिलेबस को। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफी लाभकारी हो और इसका पूरा फायदा आपको एग्जाम में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस था, हो सकता है कि पेपर सेकंड का सिलेबस भी इतना ही जाए, तो इसलिए पेशेंस बरकरार रखें। धन्यवाद।